दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाए जब दो वेरिएबल में दे रखे हों इक्वेशंस को। इससे पहले भी मैंने आपको इस पे एक वीडियो बना के दिया हुआ है, मतलब ग्राफ प्लॉट करने पे नहीं, इस चैप्टर पे बिल्कुल फील कराया था मैंने आपको मोमोज चाउमीन के एग्जांपल से। नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। तब तक के लिए पहले इस टॉपिक पे आ जाए। ये क्या है कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें देखेंगे कि जो ग्राफ प्लॉट होता है वो उसमें लाइन जो होती है कब इंटरसेक्टिंग होती हैं, कब कोइंसिडेंट होती हैं, कब पैरेलल होती हैं, क्या कंडीशन होती है, कैसे कैसे इक्वेशंस बनाए जाते हैं, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो में। इसके लिए सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही वीडियो में। आराम से आपको बस बैठ के मेरे साथ इसको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको पूरी की पूरी फील मिल सके। हर चीज़ को फील करेंगे अपन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे इस चीज़ को। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। अब यहाँ पे इमेजिन करो, छोड़ो इस सब को, इमेजिन करना शुरू करते हैं। आफ्ताब की जगह अब अपने पापा को ध्यान में लाओ और डॉटर की जगह अगर आप सन हो तो सन बन जाओ, या डॉटर हो तो डॉटर बन जाओ। ठीक है, तो इमेजिन करो इसको। आफ्ताब है, आपके पापा आए, आप घर में बैठे हुए हो, मोबाइल चला रहे हो, डॉटर से आके कहते हैं, मतलब आपसे आके कहते हैं, इमेजिन करना कि 7 years ago, 7 साल पुरानी बात लेके बैठ गए आपके पापा, बोल रहे 7 साल पहले I was 7 times as old as you were। मैं 7 गुना था जितना तुम्हारी एज थी उस समय। उस समय याद रखना, 7 साल पहले की बात हो रही है। 7 year ago, अगो का यहाँ पे यही मतलब होता है। अगो मतलब पहले, 7 ईयर पहले। 7 ईयर मतलब अभी प्रेजेंट में बात नहीं हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। समझ रहे हो आप? अब देखो फिर ऑल्सो 3 years from now। 3 years from now मतलब 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद। अब फ्यूचर की बातें हो रही है, समझ रहे हो? आपके पापा कह रहे हैं 3 साल बाद। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारे एज के, जो तुम्हारी एज होगी उस समय। यानी उस समय जो तुम्हारी एज होगी वो 3 गुना हो जाएगी तुम्हारे पापा की एज, तुम्हारे एज से। समझे? अब इसको बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। मतलब अलजेब्रिकली मतलब लिखना है, फॉर्म करना है और ग्राफ पे भी शो करना है। ठीक है, तो इसको फील करो पहले कि क्या हो रहा है इसमें। मतलब कैसे हो सकता है 3 7, मतलब कैसे कह सकते हैं इसको। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, पहले देखो जिस एज की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो पहले एज को ही कुछ मानना पड़ेगा अपने को। लेट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज को हम क्या बोल दें, एक्स बोल देते हैं। और एज ऑफ हिज डॉटर, प्लीज़ राइटिंग को देख के मत भागना, डॉटर इज़ वाई। समझे? इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया। तो अब क्या हो सकता है एक्स। तो अब 7 साल पहले चले, ये तो हमने प्रेजेंट एज की बात करी है यहाँ पे कि प्रेजेंट में क्या एज है उनकी, मतलब अभी जो उनकी एज है, हम तो अभी की बात करेंगे ना, अभी। तो ये अभी की एज उनकी एक्स और वाई है। ठीक है, तो अब 7 साल पहले, तो 7 साल पहले अगर जाओगे तो आपको पहले 7 अभी प्रेजेंट के एज में से माइनस करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं है? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जैसे मान लो कि तुम्हारी एज जो है अभी, वो अभी मैं बात करता हूँ, तो तुम्हारी एज मान लो 15 साल है। इधर खोपचे में समझते हैं अपन। अभी मान लो तुम्हारी एज 15 साल है। ठीक है, तुम्हारी एज अभी 15 साल है और तुम्हारे फादर की एज 35 साल है। ठीक है, तो तुम्हारे पापा बोलेंगे अगर कि मैं 5 साल पहले तुम्हारे एज का 3 गुना था, तो आप क्या करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे? हाँ नहीं ना, क्या करोगे पहले आप? पहले इसमें से 5 घटाओगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। तो किधर आओगे आप? 10 पे 5 घटाने के बाद ये नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 30। यानी आपके पापा की एज क्या रही होगी? 30। अब इधर से देखें, इनका एज अभी क्या है? 35। 5 साल पहले क्या रहा होगा? 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो यही यहाँ से भी तो वही निकला। तो आपके पापा सही कह रहे थे ना, इसका मतलब। यानी यहाँ पे भी ऐसा ही सोचो। अब देखो
क्या हो रहा है कि एज, आफ्ताब की एज, अभी की एज मान ली हमने ये x, और इसकी जो डॉटर की एज है हमने मान ली y। तो फिर अगर हम बात करें कि उसकी बात करें हम 7 साल पुरानी, कि 7 ईयर अगो क्या हुआ है, ईयर्स अगो, तो सोचो पहले क्या करना पड़ेगा, बताओ। आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब्स एज इक्वल टू x माइनस कितना 7, हाँ सही जा रहा है। डॉटर की एज बताओ, डॉटर की एज y माइनस, बोलो 7, हाँ ठीक है। तो ये इनकी एज हो गई, और लेकिन हमको कंडीशन भी दी है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब जितनी तुम्हारी उम्र थी उसके 7 गुना मेरी उम्र थी। यानी कि बताओ क्या करूं मैं, कौन सा करना सही होगा, कि x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7 करूँ, या ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या ये करूँ y माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स x माइनस 7, कौन सा सही है बताओ, नंबर 1 कि नंबर 2, कमेंट में डाल दो, मैं समझ लूँगा। ठीक है, इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, बताओ कौन सा सही है, कमेंट में डालो, मैं चेक कर लूँगा। तो मेरे ख्याल से बताऊँ मैं क्या बोल रहा है, आई वॉस, ये कौन है, आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या है, ये नहीं, ये यानी आफ्ताब जो है उसकी जो एज है वो 7 गुना है इसके डॉटर की। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब जितना तुम्हारा एज था उतना, तो ये उसकी एज है, उसके 7 गुना एज है ये। ठीक है, तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये जो लिखेंगे ये हम गलत लिखेंगे। ये सब गलती करते हैं हम जानबूझ के, मतलब हो जाती है, करते क्या है। यानी आफ्ताब की एज कितनी होगी, 7 गुना इसकी। यानी इसको अगर फर्दर लिखूँ मैं तो ये तो गलत हो गया, इसको छोड़ दो, ये हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, और इसको अगर इधर लेके आ जाऊँ x प्लस 7y, सॉरी माइनस 7y इक्वल टू, उधर ले जाओ कितना हो जाएगा ये 7 और 32 माइनस का 32, तो ये आपकी वो बन गई, पहली सिचुएशन से आ गया इसको। अब मेरे को 3 इयर्स का बताओ कैसे करेंगे आप, 3 इयर्स का सोचो, ये थोड़ा गलती हो गई, इसको ठीक कर लो, इसको ये 42 होगा, तब तक आप सोचो उसको भी। इससे क्या होगा, अब कौन सी बात हो रही है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स लेटर लिख देते हैं हम। क्या होगा, आफ्ताब की एज बताओ, आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और डॉटर्स की एज बताओ, डॉटर्स एज, भैया इंग्लिश पे ध्यान ना देना, मेरी इंग्लिश, y प्लस 3, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना है, अब तो पता ही चल गया आपको कि x प्लस 3 जो होगा वो 3 टाइम्स है y प्लस 3 के। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे एक तरफ लाएंगे तो ये x माइनस 3y, और ये 3 और ये 9, तो कितना बच जाएगा, ये 6। ठीक है, तो यानी कि अगर पहले क्या बोला था इसने, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई अपनी, ये हो गई x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गई अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आ गया तो एक क्वेश्चन को आराम से समझो, अगले धड़ाधड़ अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अब ग्राफिकल देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एक एक करके इक्वेशंस को उठाते हैं, जैसे ये वाला इक्वेशन हो गया, अपना क्या है ये, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इसके लिए अगर बनाएंगे तो डब्बा बनाएंगे एक। ठीक है, कैसे डब्बा बनता है, ऐसे
लाइन से खींचने से x इज इक्वल टू, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, ये क्या हो जाएगा, फील करके देख के निकालो, दिमाग में चलना चाहिए। इधर गया -x यानी कि -42, और ये इधर जाके -x, और इसका 7 से ये इसको डिवाइड दे दिया तो वो कट गया माइनस का, नहीं दिखाता हूँ, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, अच्छा चलो इसको उधर लेकर चलते हैं 42, और इसको इधर लेके आ जाते हैं, किसको, इसको इधर 7y को, तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से x + 42/7, तो इसको यहाँ लिख दूँ, ये देखो इसको करने की जरूरत, y = x + 42/7, इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही मर गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया तो, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, 0 भी प्लॉट कर सकते हैं, पर उसका फ़ायदा भी है, हाँ कर सकते हैं। अगर x को मैं 0 रख दूँ तो ये 7 का डिवाइज़र हो जाएगा, 7 के डिवाइड करने वाले वैल्यू रखेंगे ना, ताकि ग्राफ पे प्लॉट करने पे आसानी हो, ठीक है, इसलिए हम 0 रख सकते हैं। तो ये हो गया 6, समझे। हम उसी पॉइंट्स को लेंगे, और 3 पॉइंट के लिए क्यों बनाया मैं, कि जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो यानी कि अगर एक भी पॉइंट आपका इधर उधर हो गया ना आंसर में, मतलब कि अगर कैलकुलेशन में गलती हो गई तो आंसर गलत आ गया ना, तो ग्राफ गलत प्लॉट होने लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा गलती हो चुकी है। इसलिए 3 लेके करोगे ना तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जैसे ये 0,6 हो गया, अब सोचो कि क्या लेना चाहिए हमको इस पर, और क्या लेना चाहिए। जैसे 0 ले लिया तो ये 6 आ गया, और सोचो क्या लें, x = 1 ले लें क्या, हैं 1 लेके कोई फ़ायदा होगा। x = अगर मैंने 1 लिया तो ये 43 हो जाएगा, और जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत, यानी अब इसको 7 का ही मल्टीपल बनाऊँ, मैं बोलूँ तो सीधे 7 ही ले लो एक, क्योंकि 7 प्लस फिर वो 42 में 7 प्लस होगा तो वो 7 का मल्टीपल बन जाएगा, 7 तो प्राइम नंबर है इसलिए उसी को काट सकता है। तो 7 अगर जोड़ दिया आपने, इसको 7 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 42 कितना हो जाएगा, 7 + 42 यानी 49, और 49 को 7 से डिवाइड देंगे तो 7 बचेगा, समझे। करके देखो इधर कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 + 42 + 7, यानी कि ये हो गया 49/7 = 2, ओ सॉरी 7 जो ये कट गया, ठीक है, तो ये गया। अब देखो और क्या प्लॉट कर सकते हैं, अगला सोचो, अगला 7 के टेबल का ही अगला प्लॉट कर दो 14, ठीक है, तो 14 अगर प्लॉट कर दिया तो ये कैसे कटेगा, 14 और इसमें से काट दोगे तो ये बच जाएगा 8, काट के देखो इसको खुद से, ठीक है, ये हो गया, ये पहले का हो गया। अब दूसरा देखो इक्वेशन, x - 3y = 6, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, इसका बड़ा बना देता हूँ, दिख जाए यार, आप जान ले लोगे नहीं तो मेरी जान 3 बन गया क्या, अब बन गया। देखो x लो और यहाँ पे y की वैल्यू निकालो, और चलो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x - 6/3। अब आपको क्या करना है, 3 के वो डिवाइड वाले ढूंढने हैं। 3 के डिवाइड वाले कैसे ढूंढोगे, पहले 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 रख दिया तो ये 0 - 6 और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और क्या रख सकते हैं अब सीधे, और कुछ रखने का फ़ायदा नहीं है इधर, 3 - 3 भी रख सकते हैं, हाँ 3 भी रख सकते हैं, -1 आएगा आंसर, वो भी कर सकते हैं। और मेरी मानो तो एक और अच्छा काम कर लो, 6 रख दो, है ना, अभी भी तो उसका डिवाइज़र है, तो ये 0 ही बन जाएगा, फ़ायदेमंद है, 0 0 पे आ गए तो, ठीक है। अब ये आ गया, 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे रखो जो 3 से डिवाइड हो जाए, ताकि आपको आसानी होगी करने में। अब देखो क्या रखें, 9 रख देते हैं, ठीक है, 9 रखने से क्या फ़ायदा होगा, ये हो जाएगा 9 और 6 और ये 1 हो जाएगा, 9 - 6 कितना 3, और 3 से डिवाइड दोगे तो 1, ठीक है, 3 × 1 = 3, ठीक, ये हो गया। अब इसका देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, आपको ग्राफ दिखाता हूँ मैं, तो आपके सामने आने वाला, तो ये रहा वो खूबसूरत सा ग्राफ, देखो अभी प्लॉट किया हमने, 0,6 देखा था हमने देखा था 7,7, 14,8, और ये कौन सी लाइन थी, x - 3 -40, x - 7y = -42, और ये x - 3y = 6, ये इसकी लाइन थी, और ये इसके पॉइंट्स हैं 0, -2। हमें स्केल क्या लिया है, 2 का स्केल लिया है, क्योंकि फ़ायदेमंद था इधर, 2 का स्केल इसलिए लिया, ये देख लो
आसपास के ही थे। एक एक का स्केल भी यहाँ पे लिया जा सकता है, यानी 1 1 यहाँ पे लिख सकते थे, 1 2 3, यहाँ पे लिख सकते थे 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते थे, चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे भी वो करा जा सकता था इसके साथ भी, क्योंकि बहुत आसपास के है ना, तो इसलिए भी 1 2 1 2 प्लॉट किया जा सकता था। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लाइन कैसे जा रही है, और ये लाइन ग्राफ ख़त्म हो गया मेरा, वरना ये लाइन ऐसे जाके ना इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, यानी इसके सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक, इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये इसका ग्राफ हो गया। तो अब लोगों को क्या, ग्राफ को देख के मज़ा नहीं आया, ग्राफ को देख के भी तो उन्होंने ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला कि हमें तो इन्हें ही देख के ना हमें बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा। देखो ये 1 डिवाइडेड बाय 1, इसका 1 और इसका 1, और इसका -7 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू, अब इसके और इसके देखो ना, याद रखना, -42/6। तो यहाँ देखो किसी का भी कोफिशिएंट बराबर है, और ये जाएगा 7 से, तो ये देखो कोई भी बराबर नहीं है ना। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने यहीं पे रोक दिया। उन्होंने कहा यार हमेशा ही होगा ऐसा, किसी भी लीनियर इक्वेशन में जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, ये वाला खेल चल ही रहा होगा। तो उन्होंने ना एक जनरल इक्वेशन बनाई, a1 + a2 a1x + b1y = c1, और a2x + b2y + c2। ये याद रखना, c1 c2 को एक ही तरफ लो, यानी इसको इस तरफ भी ला के करा जा सकता है कंपेयर, लेकिन दोनों को लाना पड़ेगा फिर, समझ गए होगे आप। तो यानी कि अब इसको अगर जनरल के लिए बात करी इन्होंने, तो यही बोल दिया, यहीं पे रोक दिया खेल, a1/a2 ≠ b1/b2। तो ये कंडीशन जैसे ही दिखेगी उनको, वो मना कर देंगे, बोलेंगे कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट, लाइन इंटरसेक्टिंग कब होती हैं। तो ये भी याद रखने वाला है, ये भी समरी में लिखाऊंगा मैं आगे। ठीक है, ये भी काम का समझते जाओ, एक साथ सब कुछ लपेट देंगे अपना। देखा, ग्राफ से भी दिखाया मैंने, फील हो गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये रहा नया सवाल। इसमें क्या है, इसमें कोच साहब है क्रिकेट टीम के, जिन्होंने ख़रीदा है 3 बैट एंड 6 बॉल, इतने रुपए में, है ना। लेटर बाद में उन्होंने क्या करा है, एक और बैट ख़रीदा है सेम काइंड का, आगे लिखा है, और 3 बॉल ख़रीदा है उसी काइंड का, इतने रुपए में टोटल में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो अब इसको वही XY करके लिख देंगे हम, उसमें रुपीस के टर्म में, कि लिखना ही पड़ेगा, तभी तो होगा। कैसे होगा, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, मतलब क्यों XY मानेंगे उसको, ठीक है, और किसको मानेंगे आखिर। तो जैसे मान लो अभी आप के वहाँ पे आपकी मम्मी ने 100 रुपये दिए आपको, और कुछ सामान लाने के लिए बोला, दूध और रस, तो आप गए, ठीक है, तो आप 2 पैकेट रस का ले आए, ठीक है, और क्या किया आपने, दूध कितना ले लिया, 2 लीटर दूध ले लिया, 2 लीटर दूध ले लिया और 2 पैकेट रस का ले आए। तो 2 पैकेट अगर रस का लाए तो 1 पैकेट रस कितने का होता है, 10 रुपये का। और मान लो अभी रेट क्या चल रहा है उसका, 40 रुपये लीटर चल रहा है, मान लो डेयरी वाला दूध है, खैर वो भी अभी बढ़ चुका है, अभी 42 रुपये लीटर चलता है ये भी, ठीक है। कई लोग तो लीटर ही नहीं बोलते, इसको केजी बोलते हैं, कई क्या, ज़्यादातर ऑब्जर्व करना आप कभी। तो ये हो गया 40, जाने देते हैं 40, और यहाँ आ जाए एक बार, अगर इसको रुपीस को टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तभी तो देखो ऐसा हो पाएगा। ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 80, और 80 और 20 100, यानी ये जो है अपना किसका रोल प्ले कर रहा है, ये पैसे ही तो है। पर बंदे का क्या रेट है, मतलब पर पैकेट का क्या रेट है और पर लीटर का क्या रेट है, उसी से तो मल्टीप्लाई करा है इसको। अगर इसको x बोल दूँ, इसको y बोल दूँ, सेम सिचुएशन यहाँ अप्लाई कर दो, क्या कि उसको जो बैट का वो है उसको x, मतलब ये पहले क्या है ना, बैट का है ना, उसको x मान लेंगे, और उसको दूसरे वाले को बॉल को y मान लेंगे। तो यानी कि रुपीस क्या मतलब, लेट करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू क्या, बैट इज़ x मान लो। तो फिर अगला कॉस्ट ऑफ 1 बॉल
इस क्या हो जाएगा वाई, लेट मान रहे मतलब लेट कर रहे मान रहे। तो पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, इसने बोला कि 3x प्लस 6y इक्वल टू, यानी कि अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से तभी तो आएगा। यहाँ देखो इसे समझो, तो ये 3x प्लस 6y इक्वल टू ₹3900। ठीक है, ये पहले सिचुएशन हो गई। और दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनदर बैट ख़रीदा उसने, एक बैट, फिर 3 बॉल ख़रीदे इसने, तो कितने पैसे लगे उसको, 1300, है कि नहीं। तो उसको लगे 1300 रुपये, इतना आसान है बस। तो ये देख सकते हो आप। अब यही क्या हो गया इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, बस अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं कहूँ अगर आपको कि ये यही है, यही लिखा हुआ है, तो आप क्या मानोगे इस बात को, कैसे ऐसा कह सकता हूँ मैं, इसमें से 3 कॉमन निकालो। अगर 3 आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, x प्लस 3y x प्लस 2y, तो ये हो गया 2y इक्वल टू ₹3900। तो आप तो बोलोगे ये तो सेम हुआ नहीं, सेम कैसे बोल रहा था, तो नहीं हुआ। तो देखो अभी बना देते हैं, इसको 2 कर दो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। अब आपकी एनसीईआरटी में 3 ही दे रखा है, मैंने 2 क्यों कर लिया। अब मैंने 2 इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे को कुछ और भी समझाना है आपको एक लाइन के बारे में। कुछ टेंशन मतलब कुछ गलत नहीं बता रहा मैं, आप कर सकते हैं ऐसे, जाने दो। अभी कर लिया हमने, आप उसको भी लेके सॉल्व कर सकते हो, वो और आसान है, वहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड दे दिया 3100, तो समझे ये दोनों एक जैसे ही नहीं लग रहे आपको, है ना। ये दोनों अगर एक जैसे लग रहे हैं तो अगर आप इनके पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा। पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, अब देखो ये कैसे बनेगा, डब्बा ही बना दें, डब्बा बनाओ। डब्बा कैसे बनाते हैं, अब ये भी सीखा है आपने। x और y इक्वल टू, यहाँ से निकालो, ये हो जाएगा 1300 माइनस x अपॉन 2। अब ऐसे नंबर लेने हैं x के जो दो से डिविजिबल हो जाए, तो ठीक है। तो क्या क्या सोच सकते हैं आप, वो सोच सकते हैं 0 अगर सोच लिया x को, तो ये कितना हो जाएगा 13 5 3 2 से डिवाइड करना है इसको 1300 को, हो जाएगा 6 और 1 5 650। इसको भी ले सकते हैं। अब इससे भी आसान क्या क्या होंगे वो भी देख लेते हैं हम। अगर हम ज़ीरोज़ में ही रखें तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो हम इसको और भी कैसे कर सकते हैं वो देखो। तो सोच लिया आपने, सोचो सोचो सोचो। अगर मैं इसमें 100 हटा दूँ तो, x को अगर 100 रख लूँ तो 100 रखने से क्या फ़ायदा होगा, ये 1300 माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि 1200, और 1200 तो 2 से ईजिली डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 600, जो कि आसानी होगी उसको रखने में। 650 भी रख सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करो, पर मेन आइडिया समझो क्या क्यों रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। 100 रख दिया, अब और सोचो क्या 200 रख दें, 200 रखने पे 1100 हो जाएगा, फिर भी मज़ा नहीं आएगा, तो 300 ही रख देते हैं। 1100 हो जाएगा तो वो इसमें आएगा ना 550 के करीब, तो वो भी रख सकते हैं, पर अपना यही रखते हैं चलो। तो अगर हमने यहाँ पे 300 रख दिया तो 300 रख दिया तो ये कितना बन जाएगा 1000, और 1000 का आधा 500 होता है, ठीक है। और अगला सोचो क्या रखना चाहिए, सोचो 300 के बाद 400 रखना नहीं चाहिए, क्योंकि 400 रखेंगे तो वही 900 बन जाएगा, तो 500 रख देते हैं। अब क्या बन गया ये 800, और 800 का आधा 400, है ना। ऐसे चुन रहे जो आसानी से डिवाइड हो जाए और जिनका ग्राफ भी आसानी से प्लॉट हो जाए। अब इसका जो वो बनेगा वो इसका भी तो बनेगा, दोनों इक्वेशन का तो सेम ही बनेगा ना, इसका भी यही बनेगा और इसका भी यही बनेगा, है कि नहीं है टेबल। तो इसको अगर प्लॉट करना चाहे ग्राफ पे तो कैसे दिखाएंगे, ये देखो आपके लिए ग्राफ बना के लाया हूँ मैं, टेंशन नहीं है मेरे को। अभी देखो ग्राफ आने, ग्राफ देखिए आपके सामने आ गया है। मैं पहले से प्लॉट करके लाया हूँ जानबूझ के, ताकि और समय कम लगे, वैसे ही बहुत ज़्यादा समय लग गया है।
अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको समझने में, मतलब वीडियो को बनने में, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखो कैसे करा, यहाँ पे मैंने पहले क्या करा, 100 हर एक 100 के डिवीज़न मारे हैं, क्यों, ताकि आसानी से ग्राफ बन जाए और छोटा सा ग्राफ बन जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो उसमें। ये देखो पहले क्या लिया हमने, 100, फिर 600, और इधर क्या है अपना 200, 200, और ये 550, चाहे तो रख लो इसे भी, क्या दिक्कत है, अपना 200 और 250 वाला, 550 वाला। अगला देखो अपने 300 देखा था ना, 300 वाला देखो, वो मैंने 250 वाला भी प्लॉट कर दिया जानबूझ के अभी कि मैं बता रहा था ना आपको कि ये भी ले सकते हैं। तो ये देखो 300 और 300 के करस्पॉन्डिंग 500, और एक और हमने देखा इधर 500 और 400, 500 तो इसके करस्पॉन्डिंग 400 है ना। चाहो तो स्केल लिख देखो, टीचर तो खुशी हो जाएगा कि स्केल भी लिखना आता है। स्केल में क्या करना है कि लिख दो, ये पूरा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, ये 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ के बराबर है, समझे। अब तो बस क्या ही कहने, दोनों तरफ यही चल रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ यही लिखा हुआ है, वरना अलग अलग लिख देते। तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। अब दोनों का ग्राफ यही है ना, तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी, 2 लाइनें हैं ना इधर, ये देखो ये और ये, तो दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे इनके, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जितने रखते चले जाओ दोनों को सेटिस्फाई कर जाएंगे। दोनों असल में एक ही बन चुके हैं, अब एक के ऊपर एक चिपक चुके हैं, अब कॉन्साइड कर चुके हैं, तो इसलिए इसको कॉन्साइडिंग लाइन बोलेंगे। इनसे पहले हमने क्या देखा था, इंटरसेक्टिंग। अब लोगों को क्या इसमें मज़ा नहीं आया, अब उन्होंने कहा कि यार अपने को तो इक्वेशन देखते ही आंसर बोलने का है, तो यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन देखो ये दोनों थी ना, अगर इन दोनों को हम पकड़ें तो उन्होंने क्या बोला कि 3/1 करो, 6/2 करो, और ये करो 3900 ये। यहाँ से क्या हुआ, इसको देखो 3 रह गया, और ये भी 3 हो गया, और इसको अगर करोगे तो ये भी 3 हो गया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, अगर जनरल से कंपेयर कर डाले तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये वाली इक्वेशन हुई अपनी, तो ये क्या बोलते हैं इसको अपना, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। तो ये कंडीशन क्या होगी, काम की आ गई। ऐसे में सोल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट, मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर डाले। और लाइन कैसी है, कोइंसाइड कर जाएंगी लाइन, देख लेना यार स्पेलिंग, कोइंसाइड कर जाएंगी लाइन ये दोनों, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, यानी कि हम इसको देख के भी बता सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को देख के बिना ग्राफ प्लॉट किए भी बता सकते हैं कि लाइन जो होगी, जो ग्राफ बनाने के बाद आएगी वो की कोइंसाइडिंग लाइन होंगी, और इनके सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे, वो भी लिखेंगे अपन। इससे कंपेयर करके हम ऐसे कर सकते हैं। और उसमें क्या था इंटरसेक्टिंग में, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इसलिए चेंज करा था, अगर मैं इसको 3 ले लेता ना तो यही वाली कंडीशन फॉलो हो जाती, समझ रहे हो। यहाँ पे फिर 3 आ जाता और ये 2 हो जाता, तो यही दोनों इक्वल नहीं होते, और फिर वहीं पे खेल ख़त्म हो जाता अपना, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती। तो जानबूझ के मैंने अपना ये समझाने के लिए आपको ये कर लिया, क्वेश्चन में चेंज लाया, ठीक है, गुस्सा मत होना। अब तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और अपना उसके बाद ख़त्म करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखो, इन्होंने बोला कि कॉस्ट है 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर खट्टे हैं, कहानी सुनी है। ऑन अ डे, एक दिन, गाना नहीं गाना आगे, वॉज फाउंड टू बी ₹160। तो कितना मिला है, 160 रुपया एक दिन में, एक दिन किसी दिन मतलब। और 1 महीने बाद गए उसी अंगूर वगैरह को ख़रीदने के लिए, तो 4 रुपये का सेब मिला और 2 रुपये का वो मिला, 2 रुपये kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब 2 kg ग्रेप्स लाए हो आप और 4 kg एप्पल लाए हो इतने में। तो रिप्रेजेंट करने के बोल रहे हैं इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हम वही पहले लेट वेट वाला खेल करें,
लेट किसको करेंगे, रुपीज़ को, है ना। रुपीज़ को कितना, पर केजी, है ना, पर केजी से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तभी तो रुपीज़ आएगा। तो लेट रेट क्या है, कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज कितना, वाई। ठीक है, तो अब इसको उससे कैसे लिखेंगे, अब ये सब तो कहानी लिख ही सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ ज़्यादा। ये कितना है पहले दिन, 2x, 1 kg का ये, तो अगर हमने इतना ख़रीदा है 2 kg तो 2x हो जाएगा, प्लस ये रुपीज़ एक्स लिख सकते हैं उसको, रुपीज़ वाई, तो ये कितना हो जाएगा। फिर उसके बाद y इक्वल टू 160, और दूसरा क्या है सिचुएशन कि 4x प्लस ये 2y इक्वल टू 300। अब देखो इससे भी कॉमन आ सकता है, मतलब ये तो हो गया आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब फर्दर ग्राफ के लिए सोचो, पहले देखो ये देखो 2x प्लस वाई का ग्राफ कैसे बनाएंगे, 160 है, तो अगर ग्राफ प्लॉट करे इसका तो पॉइंट सोचना ना अपने को, पॉइंट कैसे सोचें, कुछ भी पॉइंट सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही सोचेंगे जो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी सोच सकते हैं, बस उससे ही रिलेवेंट हो, मैं कैसे सोचना है वो बता रहा हूँ सिर्फ आपको। 160 माइनस 2x, अब ऐसा सोचो कि इसके दोनों को मतलब अच्छे से मैच करे, 0 सोच के फ़ायदा नहीं, 160 लग जाएगा वो, ठीक है, तो 160 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं प्लॉट नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, करना है तो कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा ऐसा सोचते हैं जो कि इसको छोटा बना दे, अगर मैं सीधे 60 ही रख दूँ तो 20 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, समझो बात को, 20 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं कुछ भी, पर ग्राफ हमारा आसानी से बने, छोटा बने, अच्छा बने, इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सीधे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो पॉइंट चूज़ करे, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको 60, और मैंने भी यही सोच सोच के चूज़ किया, एक ही बार में नहीं आता। 120, तो ये कितना हो जाएगा 120, तो बचेगा कितना 40, 120 से वो माइनस कर देंगे ना इधर से, 40 बचेगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाते चलो बस। और 80 ले ले तो 80 ले लेंगे अगला, 70 क्यों नहीं लिया, 140 हो जाएगा, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 70 भी ले सकते हैं, ठीक है। 80 ले लिया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये 0 बन गया, है ना। और क्या ले सकते हैं, 50 भी ले लो, 50 ले लो, 70 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 लो 70 लो, मैंने 50 ले लेता हूँ, तो ये कितना बन गया 60, समझे। ये इसका ग्राफ हो गया, मतलब ये पॉइंट्स हो गए, ग्राफ तो अब इस पर ही प्लॉट होगा। अब देखो अगला क्या है, ये है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब अगर मैं इससे 2 कॉमन निकाल लूँ, 2 कॉमन निकालो तो x प्लस वाई इक्वल टू 300, x प्लस 2x प्लस वाई, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो आप बोलेगे हाँ फिर से गलती हो गई है, वहाँ जाके क्वेश्चन ठीक कर ले जा, करता क्यों नहीं, 310 कर ले उसे। अगर नहीं यार रुको, 310 नहीं करना मेरे को, क्यों नहीं करना, अरे इसलिए नहीं करना क्योंकि मेरे को करना ही नहीं था, इसमें कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको, ये सही है। तो इसको देखो, ये 150 है ना, इसका यही, इसको कंपेयर करो, ये दोनों कैसे अनइक्वल है ना, यही तो इक्वल है, ऐसा ही होता है, कंडीशन पैरेलल लाइन की आने वाली है। देखो क्या होगा, ये होगा, पहले ही बता दिया मैंने वैसे आपको, देखो अब कैसे बनेगा, पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, ग्राफ से समझ लेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे ये सब। अब देखो अगर इसको बनाए तो ये हो गया x, और ये y कितना हो जाएगा 150 माइनस 2x, तो इसको भी ऐसे ही सोच सकते हैं अपने, कैसे सोच सकते हैं, वही 2 के मल्टीपल्स ही लाने ना, और 150, चाहो तो वही पॉइंट भी रख सकते हो, पर ग्राफ अलग ही आएगा। पर मैंने जो जो चूज़ करे जैसे जैसे वो बताता हूँ, 30 के चूज़ कर लिया मैंने, उससे क्या हुआ 90 आ गया, 50 चूज़ कर लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये 100, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 50। 70 चूज़ कर लिया मैंने, आप 60 चूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, समझो बात को, 60 चूज़ कर लो, 75 चूज़ कर लो, जिससे ग्राफ बनाने में आसानी होगी। मैं वो पॉइंट्स ले रहा हूँ सिर्फ, समझते जाओ बस। देखा
तो ये 70 ले लिया अगर मैंने, तो ये क्या बन जाएगा 140, और यहाँ क्या बच जाएगा 10। ठीक है, तो अब इसी का ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको, और ग्राफ्स आपके सामने आ रहे हैं। ये देखो ग्राफ पे क्या है, ये देखो 60,40, 60,40, 80,0, 80,0, 50,60, 50,60, ये रहा, सॉरी ये रहा। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है अपनी, ये वाली लाइन है 2y क्या लिख दिया मैंने, 2x + y = 160। और ये वाली क्या लाइन है अपनी, दूसरी वाली लाइन को देखेंगे तो अभी देखो, इसको देखो क्या हो रहा है, ये वाला 30,90, 30,90, 50,50, 70,10। बोल रहा हूँ फिर से, कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते जाओ। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो एक्स को। और यहाँ पे अगर अब उसकी बात करूँ, मैंने 10-10 के डिवीज़न ले लिए, तो स्केल लिख दोगे तो और मज़े आ जाएंगे। स्केल क्या लिख देते हैं कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये कितना है, 10 रुपीज़ 10, समझ गए। तो ये ऐसे करके स्केल भी लिख दिया। और ये कौन सी लाइन होगी अपनी, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, किधर गया वो, वह किधर चले गया, ये हो गया 4x + 2y = कितना है 300। ये वाली लाइन है जिसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखाया। हाँ, यही लाइन होगी। लाइन में बस फ़र्क इतना होगा कि ये लाइन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, समझे। तो अब इससे समझने वाला पॉइंट भी देख ही लो अब क्या है कि यहाँ पे अब वही वाली बात आई कि लोगों को इससे मज़ा नहीं आया। उन्होंने क्या बोला, यार हमको तो देखते ही आंसर बताने का है कि कौन सी लाइन पैरेलल है। तो उन्होंने क्या करा, इसका फिर से वही करा, a1/a2, तो 2/4 किया। ये याद रखना, इसको एक तरफ लेके ही कंपेयर करो। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिखाई देता हूँ एक बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। और अगर इसको लिखें तो 4x + 2y - 300 = 0, इसलिए तो डिवाइड करने का चक्कर लाए। अब देखो क्या है, ये ऐसा है 2/4, और यहाँ से करोगे तो 1/2, और यहाँ से करोगे तो 160/300। अब चाहे अगर इसको इस तरफ ला रखो, इससे कंपेयर करोगे तो यही बात हो जाएगी। यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, कैसे, यहाँ देखो 2/4, 1/2, यहाँ -160/300 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो एक ही बात तो पड़ी ना। तो इसलिए कह रहा हूँ, इसको इस तरफ ला के कंपेयर करो या दोनों को उस तरफ ले जाके कंपेयर करो, एक ही बात होगी। अब देखो इसको काटो, ये कितना हो गया 1/2, और इसको काटेंगे तो 1 0 से गया ये, और 2 8 और 15। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये तीसरा वाला सेम नहीं है, और ये एक दूसरे वाले सेम है। यानी अगर मैं उसमें टर्म्स में लिखूँ a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या उनकी कंडीशन आ गई उसके लिए। ये एक कंडीशन है, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, यानी कि ये ऐसी लाइनें हैं जो कभी भी मीट नहीं करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल चलती जाएंगी। रेल की पटरियाँ देखिए ना आपने, वो तो टूटने के बाद मीट करती हैं, ये वो भी नहीं करेंगे, टूटेंगी भी नहीं, तो ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, ऐसा माना जाता है। इन्फिनिटी तो हमको पता ही नहीं है ना क्या है, तो ऐसी सीधी चलती जाएंगी। और ये क्या है, उनकी प्यारी सी कंडीशन जो कि लोग देख के बताते हैं। क्वेश्चन इन पे भी बनते हैं, टेंशन मत लो, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो इस तरीके से कंडीशन हो गई इसकी। अब बारी आई समरी बनाने की, समरी बना के दिखाता हूँ मैं आपको कि समरी कैसे बनाएंगे। ये देखा आपने कंडीशन है, अब उसके लिए भी कंडीशन साथ में दिखा देता हूँ हमको। उसके लिए कंडीशन क्या थी, ये देखो ऊपर में थी। ये किसके लिए कंडीशन है, ये कॉन्साइड करने के लिए। कॉन्साइड में क्या है, तीनों इक्वल हैं, करके दिखाया मैंने आपको। और इसमें क्या है, ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग में देखो पहले ही इंटरसेक्ट कर दिया हमने, काट दिया, मतलब याद रखने का तरीका, पहले ही हमने काट दिया, पहले ही इक्वल टू को काट दिया हमने इंटरसेक्टिंग में। और यहाँ पे कॉन्साइड करने में बराबर। इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशंस,
इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इसका यूनिक सोल्यूशन। यूनिक यानी कि एक ही सोल्यूशन था ना, इसका एक ही जगह पे काट रही थी ना वो लाइनें, और ये क्या कौन साइड यानी कि इनफाइनाइट, एक साथ चिपकी हुई चली जा रही थी, इनका इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसका पैरेलल वाले का कितना, नो सोल्यूशन। ऐसे ही चलती जाएंगी, कभी काटेंगे नहीं, तो सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन यानी कि आंसर आ जाना, दोनों इक्वेशन को एक जगह पे राजी हो जाना। ऐसी कोई जगह नहीं है कि दोनों इक्वेशन एक जगह पे राजी हो जाए, एक ही पॉइंट पे राजी हो जाए, है ना। दोनों इक्वेशन एक ही पॉइंट पे राजी होने का मतलब कि आंसर आ जाए, ग्राफ पे दिख जाए आपको करते हुए भी, समझ गए होंगे। अब एक बार समरी देख लें। ठीक है, देखिए ऐसे समरी बनाने वाले हम। तो ऐसे समरी में देखेंगे क्या, हम समरी में देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसाइड लाइन और पैरेलल लाइन, हम सिर्फ कोफिशिएंट को देख के कंपेयर करके बता देंगे चुटकियों में कि ये ले हो गया। तो कोफिशिएंट को देख के कैसे बता सकते हैं, और उनके बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टी है, उन पर भी क्वेश्चन बनता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, टेबल काम का है। इस पर क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। अब देखो इसको कैसे समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन को भी आपने देखा ग्राफ पे कैसे प्लॉट हुई थी, वो ऐसे कुछ थी, कहीं काट रही थी वो, यानी कि दोनों इक्वेशंस एक जगह पे कहीं पे राजी थी। तो यानी और कौन साइड में क्या हुआ था कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थी ना, एक लाइन को दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता। और पैरेलल लाइन में क्या था, पैरेलल में भी बहुत सिंपल था। पैरेलल में क्या था, ऐसे कहीं से जा रही थी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो इसमें क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। ज़्यादातर जैसे ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे ना, फाइंड अ सोल्यूशन यूजिंग ग्राफ, तो यूनिक सोल्यूशन पे ही बेस्ड होंगे, ऐसे होंगे जो इंटरसेक्ट कर जाते होंगे, ठीक है। तो सेकंड, वैसे तो ये उसमें एक्सरसाइज, इसके बाद 2 एक्सरसाइज शायद और है, उसके बाद है ये पार्ट, लेकिन इसी में करने में फ़ायदा है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ना, ये दोनों एक साथ ही ऐसे अनंत पॉइंट मिल जाएंगे आपको जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर देंगे। हम देख चुके हैं इसको दूसरी बार में। तीसरा क्या है अपना, तीसरा है पैरेलल लाइन में नो सोल्यूशन। अब प्यार से इनको देखो क्या क्या बुलाते हैं, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि ये आंसर दे रहा है। कंसिस्टेंट कौन होता है, जो रन मारता है। कंसिस्टेंट वर्ड आपने वहाँ भी सुना होगा क्रिकेट में, जो रन मारता रहता है, जैसे विराट कोहली बोलते हैं कंसिस्टेंट प्लेयर है, यानी हर मैच में कुछ ना कुछ मार के ही जाता है ना। वैसे 1-2 में आउट भी हो जाता है, वो बात अलग है, पर ये देखो कंसिस्टेंट इसलिए बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट क्या, सोल्यूशन तो है ना, कंसिस्टेंट। और ये क्या है, ये क्या होगा, ये होगा इनकंसिस्टेंट। स्पेलिंग राइटिंग पे ना जाएं, फिर से माफ़ी मांगता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, समझ में आ रहा होगा आपको, मज़ा आ रहा होगा, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और क्या होगा, अगर इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें A1/A2, तो क्या होता था, नॉट इक्वल टू B1/B2। याद कैसे रखना है कि पहली बार में ही कट जाते हैं, क्या पहली बार में ही कट जाते हैं। और इसमें क्या था, कौन साइड में, तो किससे भी कंपेयर करवाओ भाई, सारे इक्वल, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सारे इक्वल, सारे। और थर्ड वाला ये तो यूनिक ही है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, 1 ही था ये, और ये सेकंड, समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये भी बनने वाला था कौन साइड, देखो ना, थोड़ा सा चिपका दो बस कौन साइड हो जाएगा, लेकिन कब नहीं हो पाता, लेकिन जब लास्ट वाला मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं इक्वल होने वाला, C1/C2। ऐसे केस में कैसे सोल्यूशन आते हैं इसके, नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन इस वाले केस में। आप देखो और क्या कर सकते हैं, और इसमें क्या वो है कि यूनिक सोल्यूशन बता दिया मैंने आपको, कंसिस्टेंट इनफाइनाइट भी बता दिया। देखो ये हाँ यही कंडीशन होती है, और कुछ पता नहीं शायद। तो आओ बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आने वाले वीडियोस में हम और भी मेथड्स को देखेंगे, किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमने ग्राफिकल मेथड देख ही लिया, और धीरे धीरे हम इस चैप्टर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम समझते जा रहे हैं चीज़ों को।
ये अगर मैं बताऊं कि ग्राफ पे सॉल्व करने के आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ इंग्लिश का खेल है, बाकी उसमें कुछ मैथ्स में समझाने लायक नहीं है। और अगर अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, मैं तो ज़रूर लेके आऊँगा, हम साथ मिलके करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय। धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।